मरता है तो नंगे पांव उसकी कब्र पे लोग जाते हैं। मैं इससे आशना हूँ और मुझे ये यकीन है कि मैंने मर जाना है। मैं इसलिए नहीं कहता कि होम्योपैथी दुनिया की बहुत बड़ी साइंस है कि मैं होम्योपैथ हूँ या आप होम्योपैथ हैं, खुदा गवाह है। मुझे दुनिया के बेशुमार जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं या दुनिया की तिब से वाबस्ता लोग हैं, मेरा उनसे रोज़ वास्ता पड़ता है और मेरी रोज़ उनसे बात होती है। ये बहुत बड़ा खुदा की रहमत है और ये बहुत बड़ा एहसान है हनीमन का हम लोगों पे कि जहाँ दुनिया के सिस्टम दीवार से लगते हैं वहाँ होम्योपैथी शुरू होती है। मेरे पास बेशुमार एलोपैथिक डॉक्टर, मेरे दोस्तों के क्लब में कम से कम 40-50 एलोपैथिक स्पेशलिस्ट होंगे। मेरे घर के 4 बच्चे अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और वो होम्योपैथ भी हैं। इसमें बड़ा ही पोटेंशियल है, इसमें बड़ा ही पोटेंशियल है, इसमें बड़ा ही पोटेंशियल है। और ये खुदा का कोई मौजज़ा है। साइंस की दुनिया में बड़ा रेवोल्यूशन है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके पीछे, इसकी मुखालफत में दुनिया का एक बड़ा ड्रग माफिया है। जब से ये वजूद में आया, बहुत बड़ा ड्रग माफिया है। होम्योपैथी को जो हनीमन ने हमें दी थी, उसकी अवाइल प्रैक्टिस के ज़माने से, या उसके दोस्त वो बोनिंग एसन था या हेरिंग था या उसके करीब के जो बाकी लोग थे, उन्होंने बहुत काम किया। हेरिंग तक बहुत काम हुआ। अमेरिका में होम्योपैथिक हॉस्पिटल बने। मैं उनके, अगर आपको पता है कि वो सिर्फ होम्योपैथ नहीं थे, वो साइंटिस्ट भी थे। आपको पता है पारे को डिजॉल्व करने का पहली दफा दुनिया में किसी ने तरीका बताया तो हनीमन ने बताया। दुनिया में जो जबान के नीचे आप गोली रखते हैं ना, जिसको इंजेक्शन कहते हैं, इसका मेथड सबसे पहले दुनिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? वो भी होम्योपैथ है, डॉक्टर हेरिंग जिसका नाम है। और सबसे पहले एक्सरेस की रेडिएशन से ट्यूमर का जिस बंदे ने इलाज किया, वो सबसे पहले फर्स्ट जो डॉक्टर था, वो भी अमेरिकन होम्योपैथ था। तो इसलिए आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझें। ये बड़ा ताकतवर सिस्टम है। अफसोस पता है कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से इसके दुश्मनों ने इसको डिरेंज किया, हम में गलतफहमियां पैदा की और हमें बेराह की तरफ लेके गए। वो चाहते नहीं थे कि ये सिस्टम फैले, ये फले, ये फूले, ये इंसानों की इस्लाह, उनकी बका के लिए इस्तेमाल हो। हुआ क्या हमारे साथ? हुआ ये है कि हमें एक नारा दिया गया, एक नारा दिया गया, We treat the patient, not the disease। एक जुमला, बड़ा खूबसूरत सेंटेंस, ये प्लांट किया गया होम्योपैथी में। 291 अफरोज़म है, 291। आप मुसलमान हैं तो आप किस पे यकीन करते हैं? आप कुरान पाक पे यकीन करते हैं, आप हदीस पे यकीन करते हैं ना। 291 अफरोज़म है। एक अफरोज़म मुझे उठा के बताएं जिसमें ये सेंटेंस लिखा हो। Never said, Hahnemann never said this sentence that we treat the patient, not the disease. What he said and what he says we treat the totality of the symptom of the disease or the disorder and deviation in the health. This is the मेन सेंटेंस कि हम क्या देखते हैं? हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम को देखते हैं
हम उसके पीछे डिजीज को देखते हैं और हम उसके पीछे वजह को देखते हैं। ये कहा उसने। अगर किसी को शक है तो उठाएं, आज अफरोज़म नंबर 3 पढ़ लें। अफरोज़म नंबर 3 में वो क्या कहता है कि डॉक्टर बेहतरीन कौन है? कौन बेहतरीन डॉक्टर? जो अलामात के पीछे मर्ज तलाश करता है और जो मर्ज के पीछे वजह तलाश करता है और दुआ की अंदर छुपी हुई खुसूसियात को जानता है और फिर शिफा के दरमियान आए रुकावटों को दूर करना चाहता है, वो बेहतरीन मालिक है। और एक अफरोज़म उसने बड़ा खूबसूरत और लिखा जिसका नंबर है 17। वो कहता है कि मुआलिज को मुआलिज के मायने आते हैं, मुआलिज को मुआलिज के मायने आते हो, वो दानिशवराना बकवास ना करता हो। मुआलिज का मकसद सिर्फ इतना है कि उसने मरीज को शफा कैसे दी। तो मेरे दोस्तों, 291 अफरोज़म, 291 अफरोज़म, एक अफरोज़म कोई मुझे उठा के दे। 189 अफरोज़म की मैंने खुद अंग्रेजी से उर्दू में ट्रांसलेशन की है और मैं आपको एक खूबसूरत ट्रांसलेशन जो है ना ऑर्गेनिक की दूंगा, जिसको पढ़ के आप खुश होंगे। हम इस सिस्टम में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे रात भी बड़ी खुशी हुई कि रात को मेरी कोई 1:30-2 बजे बात हो रही थी राव साहब से। 300-350 लोगों एलोपैथिक MBBS डॉक्टरों ने एप्लीकेशन दी है रजिस्ट्रेशन के लिए। मुझे 3 जगह बात करनी है। मुझे अपने होम्योपैथ डॉक्टर को ट्रेन करना है, मुझे अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को ट्रेन करना है, मुझे मरीजों को बताना है कि व्हाट इज द होम्योपैथी, और मुझे पेनिट्रेशन करनी है दुनिया का जो रूलिंग सिस्टम है, जो इस दुनिया में तिब की दुनिया को जिसने कंट्रोल किया है, मुझे उसके अंदर ही पेनिट्रेशन करनी है। तब 360 लोग जो है ना उन्होंने एप्लीकेशन दी और ये 3000 से बढ़ेंगे 1-2 साल के अंदर, आप ये देखना। तो मैं कहने का ये मकसद है कि हम ये डिरेंज हुए, हम मिसलीड हुए, मिसगाइड हुए कि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट ट्रीट द डिजीज। वो भैया हनीमन का एक अफरोज़म है 204 से लेके 208 तक, जरा पढ़े, 204 से लेके 208 तक पढ़े। वो क्या कॉन्सेप्ट देता है? वो कॉन्सेप्ट देता है कि हमने नेचुरल डिजीज के खत्म करने के लिए एक आर्टिफिशियल डिजीज तैयार की। व्हाट इज द लॉ ऑफ सिमिलर? व्हाट इज द लॉ ऑफ सिमिलर? आप कहते हैं हम डिजीज को नहीं ठीक करते, तो व्हाट इज द लॉ ऑफ सिमिलर? लॉ ऑफ सिमिलर एक नेचुरल डिजीज है और हमने एक ड्रग प्रूव की है, एक रेमेडी प्रूव की है, जिसको उसने नाम दिया है कि दिस इज द आर्टिफिशियल डिजीज। ऊपर जब उसने पेशेंट को ठीक करना है, फिर वो आर्टिफिशियल डिजीज कहां से लेके आया? वो सिमिलर लॉ कहां से लेके आया? तो आज से ये सोच लें कि हम डिरेंज हुए, हम मिसलीड हुए, हम के अंदर गलतफहमियां पैदा की। हनीमन तो खुद डॉक्टर था, उसको तो पता था व्हाट इज। वो तो एक अफरोज़म उठा के देखे जिसमें वो कहता है तो 500 तो उसने बीमारियों के नाम गिनवा दिए और 500 तो डॉक्टरों के उसने नाम गिनवा दिए कि फलान डॉक्टर ये कहता है कि जहां स्मॉल पॉक्स होती है वहां मीजल नहीं आ सकता, दिस इज द सिमिलर लॉ। वो कहता है काउ पॉक्स होती है तो स्मॉल पॉक्स नहीं आ सकता, दिस इज द सिमिलर लॉ। उठा के मटीरियल मेडी का प्योरा तो पढ़े, जहां वो कहता है कि मैं ड्रोसा काली खांसी में इस्तेमाल करता हूं। कहां गया मरीज?
तो काली खांसी की बात करता है। वो कहता है कि मैं तो प्रोफिलैक्टिकली भी काली खांसी में ड्रोसा का इस्तेमाल करता हूँ। जब काली खांसी की वबा फैली तो मैंने ड्रोसा लोगों को हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पे दी और मैंने ड्रोसा उस मरीज को दी। आप मटीरियल मेडिका प्योरा उठा के देखें, वो ये कहता है कि जब ताउन फैला तो मैंने इग्नेशिया को ताउन के इलाज के लिए मैंने लाखों हज़ारों मरीज ठीक किए और मैंने हिफ्ज़े मुक़द्दम पे दो। तो क्या डिजीज क्या है? ताउन डिजीज नहीं है, काली खांसी डिजीज नहीं है। उठा के मटीरियल मेडिका प्योरा पढ़ें। वो कहता है कॉलरा में कि जब हैजा फैला जर्मनी में और फ्रांस में तो मैंने टिकटम बनाया किसका? क्यूप्रोमेट का, कैम्फर का, वराइट्रम का। बताएं ये डिजीज नहीं है तो क्या है? एक अफरोजम ऐसा नहीं, आप मिसलीड हुए। और हम क्या करते हैं? हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके एस्केप का शिकार हैं, क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते। हम जान छुड़ा रहे हैं, हम 4000 टेक्नोलॉजी के वर्ड से जान छुड़ा रहे हैं भाई। हम मीजल, खसरा, काली खांसी, दुनिया की बेशुमार डिजीज से जान छुड़ा रहे हैं भाई। आप इंसानों के डॉक्टर हैं। एक साइकिल बनाने वाला, उसको पता होता है ट्यूब क्या होती है, उसके ऊपर गद्दी कैसे लगती है, उसको चलाया कैसे जाता है। आप इंसानों का इलाज करने निकले हैं। आप कहते हैं हम एनाटॉमी नहीं पढ़ना चाहते, आप कहते हैं हम फिजियोलॉजी नहीं पढ़ना चाहते, हम पैथोलॉजी नहीं पढ़ना चाहते। क्यों भाई? ये खुदा ने इंसान ऐसे ही पैदा कर दिया आपके खेल खिलौने के लिए? भाई ये मेडिकल साइंस है और हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ रहे। 256 मेरे लेक्चर्स हैं और हर लेक्चर 3-4 घंटे पे मुहित है और मैंने अपने साथ एक स्पेशलिस्ट खड़ा किया हुआ। आपको एक एक डिजीज समझाता है और मैं उसका एक एक मैकेनिज्म समझाता हूं। मैं उसको दवा आपको बताता हूं। तो भाई मेरे, आप कहते हैं एक दवाई खाओ। एक और बड़ा तबका वो कहता है जी हम कैंटेनियन हैं, हम कैंट के फॉलोअर हैं। और भाई मैं एनिमल का फॉलोअर हूं, मैं एनिमल का पढ़ता हूं। आप नबी को मानते हैं या सहाबा को मानते हैं या वलियों पैगंबरों को मानते हैं या खुदा को मानते हैं? हनीमन जो कह रहा है, जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, जो उसकी सोच थी, जो उसका फलसफा था, जो उसने समझा, वो दुरुस्त है या तीसरा बंदा दुरुस्त है? कैंट को मैं फॉलो करता हूं, मैं भी फॉलो करता हूं। उसने बहुत बड़ी किताब लिखी। उसकी किताब को मैं जब पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं ये कोई इंसान नहीं लिख सकता, ये किसी फरिश्ते ने लिखी है। लेकिन उसके इस मैसेज को क्यों आपने मिसलीड किया? मैसेज ये था कि जब दवा आप देते हैं, मैसेज ये था कि जब आप दवा देते हैं तो जब उसका असर शुरू हो जाए तो आप उसका इंतजार करें। ये मैसेज था ना। हमने इस मैसेज को जान छुड़ाने के लिए क्या किया? आज दवाई खाओ, साल बाद हमें बताओ। छे और भाई ये अस्पताल जो अमेरिका में खुले थे ना, यूरोप में खुले थे, ये आपने बंद करवाए। लोग पढ़े लिखे वो कहते हैं, मैं कहता जी एक दवाई डोज दे के 6 महीने बाद आना, इंतजार करना। भाई हाँ मैं बताता हूँ, पढ़े ना 290 250 46 पढ़े, 247 पढ़े, 248 पढ़े, 249 पढ़े। क्या लिखता है उसमें वो कहता है 246 में वो कहता है कि अच्छी तरह सिमिलर दवाई अगर आप हाइपरटेंसी में देते हैं और दवा का अमल शुरू हो जाता है तो उस वक्त रिपीट करें जब उसका असर रुकता है। फिर वो एक्यूट डिजीज में 47, 48, 49 में ये कहता है, आप जाके पढ़े, अगर मैं कोई गलत कर तो कल मेरा गिरेबान पकड़े कि मैं तो उसके अंदर रह के आपसे गुफ्तगू करूंगा। वो कहता है कि एक्यूट डिजीज में आधे घंटा, 2 घंटे और इससे कम में भी दवा को रिपीट करें। और अगर आपको दवा दुरुस्त नहीं मिलती तो दवा को उस वक्त तक बदलते जाएं जब तक आपको दुरुस्त दवा नहीं मिलती। यही बात करता है ना।
तो दफन करता हूं मैं इस फलसफे को जो इसने होम्योपैथी में गलतफहमी पैदा की है, जिसने होम्योपैथी में गलतफहमियां पैदा की है। आज मुझे राव साहब ने कहा किसी एक टॉपिक पे लेक्चर, मैं कह राव साहब एक टॉपिक पे लेक्चर नहीं हो सकता, मैं तो एक टॉपिक में 3-3 घंटे बोलूंगा। तो एक टॉपिक में तो मेरे आने का मकसद है कि मैं अपने आप को और आपको राह रास्ते पे ले जाऊं। हम किसी रास्ते पे चल पड़े भाई, हम दुरुस्त हिम्मत पे चल पड़े। तो मेरा आना, राव साहब का आना, अवान साहब का आना, उस्मान का, तारक का आना कोई फायदेमंद हो सकता, भगरना नहीं भाई। मैं तो 300-400 मरीज अपने क्लिनिक में बैठ के देखता हूँ, खुदा गवाह। लेकिन हम इसलिए जिंदा नहीं हैं। मैं मिट्टी भी बेचूं ना तो मैं राज पैसों का अंबार लेके बेचूं। उसकी वजह यह है कि मैं मिट्टी सही बेचूंगा, लोग कहते हैं ये सही बेचता है, इसमें मिलावट नहीं करता। लेकिन मुझे तो खुदा ने इंसानों की इस्लाह फलाह, उनकी जिस्मों के इलाज के लिए पैदा। और मैं ये कहूं, आंखें चुराऊं कि मैं पढ़ना नहीं चाहता यार, फिर जाके कोई भेड़ा चला लें, कोई और दुकान खोल लें। अगर आपने इंसानों का इलाज करना है तो फिर आपने भाई वो बीमारी की मुझे ये बताएं, खारिश है ना, एक छोटी सी बात है, खारिश है, खारिश पे 400 दवाई है। इच मेरा एक इच पे लेक्चर है 3 घंटे का। खारिश सोरिक खारिश हो सकती है, खारिश स्केबीज की वजह से हो सकती है। आपको पता है जिसको खसरा निकलता है उसको भी खारिश होती है, जिसको चिकन पॉक्स निकलती है उसको भी खारिश होती है ना। और जिसको लिवर की डिजीज है, जिसको जंडस है उसको भी खारिश होती है। और जिसको लिवर सिरोसिस है उसको भी खारिश होती है। और भाई जिसके किडनी फेलियर है, यूरिया जिसका इंक्रीज कर गया उसको भी खारिश होती है। और भाई जिसको फूड एलर्जी है उसको भी खारिश होती है। और भाई जिसको आर्टिकेरिया है उसको भी खारिश होती है। और जिसको कॉस्मेटिक एलर्जी है उसको भी खारिश होती है। तो आप खारिश का इलाज करें। वो भाई वो कहता है हम सिम्टम के पीछे डिजीज और डिजीज के पीछे वजह का इलाज करना जानते हैं। मुझे बताए ना, लिवर सिरोसिस की वजह से खारिश है, जंडस की वजह से होता है, दवाई कोई और हो जाएगी, चिलिडोनियम हो जाएगी, एसिड पिकरेट हो जाएगी, डोलिकोज हो जाएगी, चिलिडोनियम हो जाएगी, सल्फर हो जाएगी। स्केबी की खारिश है तो सल्फर होगी, सलाइनम होगी, मेजेरियम होगी। और यूरिया इंक्रीज होने की खारिश है, क्रिएटिनिन की खारिश है तो आप यूरिया देंगे, आप फास्फोरस देंगे। आपको एलर्जी की आर्टिकेरिया है तो आप आर्टिकियल यूरिन देंगे, एस्टॉकस देंगे, आप एपस देंगे, आप सल्फर देंगे। किस किस खारिश का मैं जिक्र करूं? मैं सिर्फ आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खांसी है ना, खांसी है, एक खांसी सिम्टम है ना। तो भाई खांसी एलर्जी की वजह से भी खांसी होती है ना। और एलर्जी की भी कई किस्में हैं भाई, डस्ट की वजह से होती है, पोलन की वजह से होती है, नजले की वजह से होती है, कोल्ड की वजह से होती है। किस वजह से होती है? अगर डस्ट की वजह से होती है तो पोथोज है, ये आपका सारा इलाका जो है थ्रेशर एरिया में जब होता है तो हम उनको स्पोंजी और पोथोज खिलाते हैं, ड्रोसरा खिलाते हैं। मेरे इलाके में पोलन होता है तो हम उसको शबाडीला देते हैं, अमरोशिया देते हैं। फिर हमने इसके लिए बेसिक सेट करके दी आपको, मेरे लेक्चर सुने। हमने कहा कि ट्यूबर के बगैर कोई भी एलर्जी ठीक नहीं होगी। हमने कहा कि जी मेडोरिनम के बगैर नहीं ठीक होगी। पेरेंट्स में नरेट किया तो हमने कहा कार्सिनोसल लगाएं, ट्यूबर लगाएं, फिर शबाडीला लाएं, फिर पैथोज लाएं। हमने तो आपको एक एलर्जी के बेहतरीन हल बता दिए, बेसिक बता दी, दवाइयां बता दी। अब खांसी आपको पता है, टीबी वाले को भी खांसी होती है। अब टीबी वाले को खांसी हुई तो उसके साथ बुखार भी होगा, उसका चेस्ट एक्सरे भी कराएंगे, उसका 3 कंसेक्टिव स्पूटम भी कराएंगे, टीबी डायग्नोज करेंगे तो फिर हम उसको ट्यूबरकुलोनियम देंगे, फिर हम उसको फास्फोरस देंगे, फिर हम उसको आर्सेनिक आयोडाइड दे देंगे। और फिर भाई मेरे दुनिया में जो ट्रीटमेंट इलाज का चल रहा है, जो टीबी के लिए जो दवाइयां खिलाते हैं वो उनसे भी खांसी ठीक होती, उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशन बेशुमार है टीबी की। मेरा कोई कम से कम 4 सेशन है ट्यूबरकुलोसिस की कॉम्प्लिकेशंस पे। और मैं आपको ये बताऊं,
कि हमने क्या किया कि ट्यूबरक्लोसिस की कॉम्प्लिकेशन जो उनकी दवाइयों से पैदा हुई, राव साहब, हमने आइसोनाइज यूज होती है टीबी की दवाई, हमने आइसोनाइज को पेटेंटाइज करा के हमने ट्यूबरक्लोसिस की कॉम्प्लिकेशन के बेशुमार केसेस हमने ठीक किए, लिम्फोमा ठीक किए, कैंसर ठीक किए। तो क्या हम खांसी, सिर्फ खांसी के लिए 400 दवाइयां हैं? भाई मैं कहां से 400 दवाइयां दूंगा? आप मुझे गोरख धंधे में अपने डाल रहे हैं, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं आप कि मैं सिम्टोमेटोलॉजिकली देखूं। और भाई मेरे वो तो कह रहा हूं सिम्टोमेटोलॉजी, अब वी ट्रीट द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज एंड कॉज द डिजीज, कॉज द डिजीज। अब खांसी, कार्डियक पेशेंट को भी खांसी होती है ना, इसको हम कार्डियक कफ कहते हैं। जब हार्ट पंप करना छोड़ देता है ना, यूं करते हैं ना, फिर जब यूं करेगा, यूं का दिल फैल जाएगा तो पानी फेफड़ों से वापस नहीं आएगा, उसको हम कहते हैं कार्डियक कफ। अब कार्डियक कफ में हम क्या करेंगे, हमारा तो सारा वहां गई दूसरा, वहां गया पैथोस, वहां गया ही फास्फोरस, वहां गया आपकी बाकी रूमैक्स, म्यूरैक्स, वो सारी चली गायब हो गई भाई। अब वहां आ गई नाजा, आ गई वहां, आ गई वाइपरा, आ गई वहां, आ गई आपकी एपस, आ गई वहां, आपकी ग्रैंडेलिया आ गई। तो व्हाट इज द कॉज? अब खांसी तो उसको भी होगी ना जिसका किडनी फेलियर होगा, खांसी तो उसको भी होगी, उसके फेफड़ों में पानी पड़ गया, उसके लिए हम क्या एस्पाइगस करना देंगे, उसके लिए हम एपस देंगे, उसके लिए उसका किडनी का इलाज करेंगे। भाई यहां बड़े मोहतरम जिन्होंने जिंदगी भर स्ट्रगल की है मेरे साथ बैठे हुए हैं, और मैं इसलिए, चूंकि ये हर जगह बोलते हैं, हर जगह जाते हैं, हम तो हर जगह नहीं जाते, हम तो एक बार से वो छोटी सी जू बनाई हुई, हम वहां बैठे हुए हैं, वहां बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज दुनिया के हर कोने में जा रही है। हम अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं भाई, हम अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं, और यहां आने का मकसद यही है कि हम अपनी गलतफहमियों को दूर करें, हम दुरुस्त हिम्मत की तरफ जाएं। मेरे बेशुमार ऐसे टॉपिक हैं जी जो दुनिया में किसी होम्योपैथ ने टच भी नहीं किए, ना सिर्फ होम्योपैथ ने टच नहीं किए, एलोपैथिक ने भी टच नहीं किए, और मैं उनको भी सुनता हूं, वो कहते हैं हमारे पास तो इसका कोई इलाज ही नहीं। हमने अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए क्या किया, मैंने एक पेन के पूरा मैनेजमेंट आपको बताई थी, सर से लेके पांव तक दर्द आप कैसे ठीक कर सकते। हमने आपको एक्यूट डिजीजेस को ठीक करने का पूरी एक सीरीज दी, हमने इमरजेंसी ठीक करने के लिए आपको पूरी सीरीज दी कि हेड टू टो आप इमरजेंसी कैसे ठीक करेंगे, और मेरे साथ दुनिया का बेस्ट इमरजेंसी स्पेशलिस्ट था, और आज भी मेरी जो कंसल्टेशन होती है, हम एक एक बात जो बताते हैं, 40-40 बंदे मेडिकल स्पेशलिस्ट उसके पीछे काम कर रहे होते हैं। भाई दुनिया का कोई होम्योपैथ डॉक्टर नहीं जिसके क्लब में 40-50 स्पेशलिस्ट बैठा हो, कोई है मुझे बताएं। वो इसलिए है कि खुदा ने हमारी मदद की है, खुदा हमारी मदद कर रहा है कि ये गरीबों का सिस्टम है। भाई वो डॉक्टर कहलाने के कैसे काबिल हो सकता है जिसकी फीस एक मजदूर अदा ना कर सकता, वो तो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है। हमने ये सिस्टम खड़ा करना है, हमने ये सिस्टम खड़ा करना है एक ड्रग माफिया के खिलाफ, हमने एक सिस्टम खड़ा करना है जिसके सामने दुनिया की मोनोपोली है, जिसको जो पूरे पूरे मुल्क की मिनिस्ट्रियां खरीदते हैं, कि लोग रोज इनका वास्ता पड़ता है, तो जो बैठे हैं आपके साथ, हमने उस सिस्टम के खिलाफ जंग करनी है, और उस सिस्टम के खिलाफ जंग करने के लिए क्या होता है, आपके पास वेपन होने चाहिए, और वेपन क्या है कि आपके क्लिनिक चलने चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको बीमारियां पढ़नी है,
4 बेसिक प्रिंसिपल उसने दिया आपको, 4 बेसिक प्रिंसिपल, सिंगल, सिमिलर, पोटेंटाइज एंड ट्रू, 4 बेसिक प्रिंसिपल। एंड वो कहता है कि ये कंप्लीट नहीं होती विदाउट मियाज़मेटिक थ्योरी। यही कहते हैं ना, व्हाट इज द मियाज़मेटिक थ्योरी? पढ़े ना गौर से, क्या कहते हैं बेटे? आप कहते हैं मैं तो बैक्टीरिया को नहीं जानता, मैं तो फंगस को नहीं जानता, मैं तो पैरासाइट को नहीं जानता, मैं तो वायरस को नहीं जानता, मैं तो अलामात से इलाज करता हूं। भाई व्हाट इज द मियाज़मेटिक थ्योरी? भाई सिफिलिस क्या है? सिफिलिस तो बैक्टीरिया है। भाई गोनोरिया क्या है? नेज़ेरिया बैक्टीरिया है। एंड व्हाट इज द मियाज़म? द complication of bacteria, complication of virus, complication of fungus, this is the miasmatic। आप कहते हैं, मैंने कई दफा टीवी पे लोगों को सुना, उन्हें जी हम तो अलामात का इलाज करते हैं। और फिर दुनिया में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आप दवाई, आप स्वा से इलाज करें। 35 मेथड है इस वक्त होम्योपैथी के, 35 मेथड इलाज के। आपको कोई रोकता है जिससे मर्जी इलाज करें, लेकिन आप डिनाई में तो ना जाएं, आप आंखें तो ना बंद करें। आपने मरीज भगाया इन लोगों ने, जो फलसफी हैं, उस फलसफी की तरह कि दीवार पे थापियां लगी थी ना, तो वहां फिलासफर बैठा हुआ था इन जैसा, तो कहते हैं 6 महीने बाद इंतजार करो, जो कहते हैं मालामात का। किसी ने पूछा, फिलासफर साहब आप क्या देख रहे हैं? थापियां देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं? कहते मैं देख रहा हूं कि गाय इस पर चढ़ी कैसे थी। ये वो फिलासफर हैं। हम साइंस की बात करनी है, हमने साइंस पढ़नी है, हमने साइंस पढ़नी है और हमने जुर्रत से पढ़नी है। हमने जुर्रत से पढ़नी है, क्योंकि टाइम बड़ा कम है, लेकिन मेरा मैसेज कन्वे हो रहा है राव साहब, और क्योंकि आगे बाकियों ने भी बोलना है, लेकिन मेरा मैसेज कन्वे हो रहा है, मेरे आने का मकसद कन्वे हो रहा है। हमने दुनिया के उन टॉपिक, अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, और मैंने वहाँ करंट चैलेंजेस ऑफ द मेडिकल साइंसेस एंड रोल ऑफ होम्योपैथी मैंने डिस्कस किया। मैंने आपको टॉपिक दे के जहाँ जा रहा हूँ कि मैंने वहाँ क्या डिस्कस, मैंने कैंसर डिस्कस किया, मैंने इन्फेक्शियस डिजीज डिस्कस करनी है, मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कस करने हैं, मैंने डिजनरेशन डिस्कस करनी है, मैंने दुनिया में 50% लोग नेचर डिजीज के से पैदा होते हैं, 50% ड्रग्स की वजह से, मैंने ड्रग डिस्कस करनी है, मैंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिस्कस करनी है, जो इंटरनेशनल चैलेंजेस है, मैंने ऑटोइम्यून डिजीजेस डिस्कस करनी है, जो दुनिया में लाइलाज समझी जाती हैं, और होम्योपैथी में आप भी ठीक कर रहे होते हैं, मैं भी ठीक कर रहा होता हूं। मैंने लोगों को बताना है, भाई मेरे हनीमन जो था वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था, वो तो बहुत सारी जुबानों पे, वो तो केमिस्ट भी था, वो भला का इंसान भी था, और सबसे बड़ी बात जो मुझे उसकी ये पसंद थी, वो बहादुर भी था, वो दलेर भी था। उसने आंखों में आंखें डाल के और शीशा फैलाई दीवारों के सिस्टम के खिलाफ उसने बात बनाई थी। भाई एक आदमी था, आज तो जावेद अवान साहब भी हैं, राव भी खड़ा है, बड़ा माशाल्लाह, तारक साहब भी, आप भी, जहाँ और दोस्त भी, अब तो लाखों की तादाद में तो पाकिस्तान में हुए पैदा। और ये मेरा पैगाम है उनके लिए जो मिसलीड करने वाले लोग हैं। मैं रात लोग वहाँ भी देखे हूँ कि हम जबान भी रखते हैं, हम दिमाग भी रखते हैं, हम बाजू भी रखते हैं, हम सकत भी रखते हैं। हम हर तरह से रोकेंगे जो सिस्टम के खिलाफ होगा, जो सिस्टम के खिलाफ बोलेगा। और इस शेर पे इख्तिताम करना चाहूँगा, अल्लामा इकबाल साहब ने कहा ना, हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पे, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैं ये कहता हूँ कि वो नरगिस और थी, वो नरगिस और थी जो अपनी बेनूरी पे रोती थी। अल्लामा साहब, वो नरगिस और थी जो अपनी बेनूरी पे रोती थी, चमन में होने लगा है हर तरफ दीदावर पैदा।